हाँ जी, डालो हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन, ग्रुप बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। हेडिंग डालो आप लोग, ग्रुप बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ग्रुप बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ग्रुप बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। ग्रुप ए कॉन्सेंट्रेशन हमने फिनिश कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। ग्रुप ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज बेसिकली अ वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन हमने कर लिया है, वॉल्यूम परसेंटेज हमने कर लिया है, मोलैरिटी कर लिया हमने, नॉर्मैलिटी कर लिया है, परसेंटेज W/V कर लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी कर लिया है, ठीक है। अब हम ग्रुप बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें से पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखो मास फ्रैक्शन। ठीक है जी, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखो मास फ्रैक्शन। अब मुझे बताना ये किसका वेट है, किसका वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका वेट है, लिखा मैंने लिखा। अब बताओ किसका वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ये ना ओवर एक्साइटमेंट थी आपकी थोड़ी देर पहले। वेट ऑफ सॉल्यूट, मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कहां से आएंगे, बाइनरी से आएंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, WA प्लस WB के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मास फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, मास फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन का मीनिंग याद है। वॉल्यूम फ्रैक्शन का क्या मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, या सॉल्वेंट का कितना मास प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। बोलो जी, क्लियर है, ठीक है जी। चलो, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। क्लियर है, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म। दूसरी देखो, मास परसेंटेज, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, अगर आप मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मास परसेंटेज बन जाएगा। कैलकुलेट करते हैं एक बारी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ये सामने लिखा हुआ, सॉरी ये लिखा हुआ WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। बोलो जी, क्लियर है, ठीक है। इन अ सिमिलर वे, अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना है आप लोगों ने, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। मास परसेंटेज कैन बी डिनोटेड बाय परसेंटेज
W/W, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने। और मैंने क्या बोला था आप लोगों को, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हमेशा सॉल्यूशन के लिए होगा, न्यूमिनेटर वाला पोर्शन इधर फॉर सॉल्यूट और फॉर सॉल्वेंट। ठीक है ना, दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गए, जल्दी कॉपी करो। ठीक है जी, थर्ड लेक्चर चल रहा है हमारा सॉल्यूशन का, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं हम। Shall we move forward? मास फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गया, मोलैरिटी देखते हैं एक बारी, तीसरा फॉर्मूला। पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते, छोड़ो, पहले मोल फ्रैक्शन देखो। पहले मोल फ्रैक्शन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x से। अगर x से बोलूं तो किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर मैं x भी बोलूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर, वो सब के सब बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है टू कंपोनेंट सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, अगर अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na+Nb। जब सॉल्यूशन के अंदर टोटल दो ही कंपोनेंट है तो एक नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के हो जाएंगे, दूसरे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, टोटल मोल्स हो जाएंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आ गया जिस कंपोनेंट का आप निकालना चाहते हो मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो उसके नंबर ऑफ मोल्स आप न्यूमरेटर पे रखो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, आगे देखो जरा, अगर आप एक्स भी निकालना चाहते हो, आई मीन टू से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इतना समझ आया? जल्दी कॉपी करो।
ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले फॉर्म अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बट रिपीट कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला मास फ्रैक्शन देखा। मास फ्रैक्शन इज मास फ्रैक्शन बेसिकली आपको क्या बताता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कितना पार्ट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। फिर मैंने बताया मास परसेंटेज, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मास परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है ना। और मास परसेंटेज को W/W से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐड कर लो यहां पर। अगर मैं सॉल्यूट की टर्म्स में मास परसेंटेज की डेफिनेशन लिखूं तो लिखो मास परसेंटेज may be defined as the weight of solute in grams present in 100 gram of the solution। ठीक है ना। 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है ग्राम्स के अंदर, वो क्या कहलाएगा आपका मास परसेंटेज। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर मास परसेंटेज गिवन हो, आपने आंख बंद करके लिख देना है लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। लिटरल वे में नहीं बोल रहा हूं कि असली में नहीं आंख बंद करनी है। ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। अगर आप सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लेट कर लोगे तो 100 ग्राम की परसेंटेज कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। 20% 20 ग्राम, 30% 30 ग्राम, 35% 35 ग्राम। ठीक है ना। फिर बताया आपको मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इन अ जनरल वे मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। ठीक, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये तो दो ही कंपोनेंट है। मान लो 3 होते तो आप लोग क्या करते, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। आगे देखो, सर देख ही रहे हैं हम इतनी देर से। आपके मन की बात भी मैं ही बोलता हूं, अपने मन की बात भी मैं ही बोलता हूं। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, मान लो मेरे पास आयत कंपोनेंट है, तो जब एडिशन होता है तो सबमिशन लिखते हैं वहां पे, तो सबमिशन। ठीक है। मोल फ्रैक्शन का सम कर रहे हो तो x। मिनिमम कितना कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन के लिए, हाँ जी, सबमिशन एडिशन के लिए होता है। किसका सबमिशन कर रहे हो आप, मोल फ्रैक्शन का सबमिशन कर रहे हो तो x लिख दिया मैंने। यहां पे लिखूंगा i। ठीक है, i का मिनिमम कंपोनेंट 2 होगा। भाई सॉल्यूशन के अंदर जब तक एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है। फिर एक कंपोनेंट से सॉल्यूशन नहीं बनता ना, 2 होने चाहिए ना। तो i मिनिमम 2 अप टू n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन है, सोच के देना आंसर। मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, 1 के। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, 1 के बराबर होगी, 1 से बड़ी होगी। इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, छोटी होगी। पक्का। गुड, इनका सुना दे दिया आंसर, छोटी होगी।
अब देखो ना 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली वैल्यू 1 से छोटी ही होगी। तो यहाँ पे मैं इन अ जनरल वे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। करो। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर मैं x 0 कर दूं तो इसका क्या मतलब है, एक ही कंपोनेंट है, सॉल्यूशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ही कंपोनेंट ही नहीं है, 0 कर दिया ना, उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ एक कंपोनेंट नहीं है, वो कंपोनेंट ही नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लिख दूं तो अब एक ही कंपोनेंट है, यानी वो दूसरा कंपोनेंट नहीं है, मतलब कंपोनेंट क्या है, प्योर है ना। तो x इज इक्वल टू 1 मीन्स सब्सटेंस इज प्योर। क्लियर हो गया। 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिया हमने। ठीक है, चल क्या रहा है, ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म चल रही है। ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है जो मास पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। चलो फोर्थ देखते हैं, 1 2 3 फोर्थ देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज मोलैलिटी। इसके बाद इसमें पीपीएम बच जाएगा, है ना। तो फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, क्लास को वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पीपीएम, ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो मोलैलिटी क्या होता है, लिखो डेफिनेशन। मोलैलिटी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, may be defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। मोलैलिटी क्या होता है, 1 केजी के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है, उसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक, बोलो दुखी क्यों हो रहे हो आप लोग, ऐसा लग रहा है जग सुना सुना लागे कोई ना लगे जब अपना, ऐसे ही एक्सप्रेशन दे रहे थे आप थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, तो मोलैलिटी इज बेसिकली व्हाट, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है, उसे मोलैलिटी बोलेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मार्कर बढ़िया नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो आप इसको केजी में करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। इसको सिंप्लीफाई करो, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन WA। ठीक है जी, क्या यूनिट बनेगी इसकी, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अगर आपका सॉल्वेंट का वेट पहले से ही केजी में है तो आप यहाँ पे 1000 नहीं लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है जी, क्या यूनिट बनेगी, मोल्स पर
वेरी गुड। यूनिट ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m होगी या मोलल? मोलैरिटी मोलर था, ये मोलल होगा। और क्या हो सकती है? मोल पर केजी। करो। ग्रुप बी की 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने देख लिया अभी के अभी। अब क्वेश्चंस करेंगे। लिखो क्वेश्चन। 5 moles of glucose are dissolved in 2 liter of water. 2 liter of water, full stop. If density of the resulting solution, if density of the resulting solution, if density of the resulting solution is 1.5 ग्राम पर ml है, हाँ जी, ग्राम पर ml, then calculate first part percentage W by V, second part percentage W by W, third part molarity, third part मोलैरिटी। समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? चलो स्टार्ट करो। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं ही कराऊंगा बोर्ड पर। देखो जी, ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? 5 moles ऑफ ग्लूकोज गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज 5। 5 moles ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 2 liter ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 2 लीटर, ठीक है जी। 2 लीटर इज बेसिकली 2000 ml। लंबा क्वेश्चन है ये, लंबा क्वेश्चन है ये। डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर ml। तीनों गिवन डेटा लिख लिया है। परसेंटेज W बाई V चाहिए, परसेंटेज W बाई W चाहिए, देन मोलैरिटी चाहिए। अब सुनो ज़रा, इससे स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज W बाई V,
फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। W/V का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, और V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहां वॉल्यूम किसका दे रखा है? वाटर का, सॉल्यूशन का नहीं दे रखा। चलो देखते हैं अब। तो पहले मुझे किस पे मेहनत करनी पड़ेगी? सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर मेहनत करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा। जब तक सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं निकलेगा मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। वैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लेकर, ठीक है, बट हम आपको एक्चुअल मेथड सिखाएंगे। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहले मोलर मास निकालो ग्लूकोज का। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। 12 × 6, 12 × 1, मिस्टेक हो नहीं, सही तो है, 6 × 16। सॉल्व करेंगे आप 180 आ जाएगा, मोलर मास आ गया। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज बेसिकली गिवन मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक, W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज 5, मोलर मास इज 180, आई थिंक 900 ग्राम आ गया। सॉल्यूट का वेट आ गया। क्यों निकाला अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर 2 से 3 स्टेप बाद समझ आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1 ग्राम पर ml, है ना। यहां लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज बेसिकली 1 ग्राम पर ml। मुझे वाटर का वॉल्यूम पता है, वाटर की डेंसिटी पता है, वाटर का मास पता लग जाएगा। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2000 ग्राम ही आएगा। देख लो बेशक, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, मास ऑफ वाटर आपने निकालना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है 2000। सिंप्लीफाई करोगे m ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2000 ग्राम। इतना क्लियर है। सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट आ गया। क्या सॉल्यूशन का वेट आ सकता है? आ सकता है। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ द सॉल्वेंट पहले लिख दिया मैंने, और वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो 2000 प्लस 900 दैट इज 2900 ग्राम। क्लियर है। सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज 2900, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.5। ये वॉल्यूम आएगा ml में। ये समझ में आया ml में कैसे आएगा? ये ग्राम में है, ये ग्राम पर ml है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml बचा, और मुझे वॉल्यूम चाहिए ml में। अब लगाओ पहला वाला फॉर्मूला, परसेंटेज W/V इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 900 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 2900 डिवाइडेड बाय 1.5, वो ऊपर चला जाएगा, इनटू 100। कुछ बचा इस क्वेश्चन के अंदर? अब तो सॉल्व ही करना है। पहला पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन लिख लिया था आप लोगों ने। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। सॉल्व करने वाला पार्ट आप पे छोड़ा मैंने, ये मैंने आप पे छोड़ दिया। परसेंटेज W/W कैसे निकालोगे? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 900। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? कुछ बचा? निकाल लोगे। आंसर को बॉक्स से बंद करना है, नहीं करना है? करना है। चलो अगला थर्ड पार्ट क्या था? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V। ये वाला V ml में है, ये वाला V ml में है। बस वैल्यू पुट करो। सुनो, ये वाली कैलकुलेशन तो पता है हमारे को। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हो रहा 5, सीधा 5 लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 1000, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये रहा 2900, ठीक है, और 1.5 चला जाएगा ऊपर। सॉल्व करना रह गया, मोलारिटी की यूनिट के साथ आंसर को लिखना है। डिफिकल्ट था, इजी था, यहां बस दिमाग लगाना था। मैंने 2 स्टेप यहां पे करे हैं, आई थिंक 2 ही करे हैं ना, 1 और 2। उसके बाद मेरा क्वेश्चन हो गया। करो। आगे बढ़े। बढ़े आगे। हाँ जी, डन क्वेश्चन। सुनो, कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। क्या बताया था कि जो मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, अगर आप उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाती है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और उसमें भी मैंने आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला सिखाया था, परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय W इंटू डेंसिटी। तो एक ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट इसमें से आपको एक टर्म तो निकालनी पड़ेगी, या तो इसको निकालो या इसको निकालो, है ना। एक तो निकालनी पड़ेगी ना, या तो इसको निकालो पहले, इसको निकालो, और फिर डेंसिटी के हिसाब से बची भी टर्म निकाल लो। बट ये वाला फॉर्मूला आपने कहाँ पे यूज करना है, यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे ना। अरे भाई, इस वाले एग्जाम के अंदर या इस वाले एग्जाम के अंदर आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो वहां पे उसको कोई मतलब थोड़ी ना है कि आप आंसर किस वे से निकाल रहे हो, उसको तो आंसर से मतलब है। तो ये ट्रिक आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, इसमें। CBSE में मत यूज करना। ये W बाय V, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज नहीं, वेट बाय वॉल्यूम। ये W बाय W, अगर V बाय V होता तो वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता। ये W बाय V है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। W बाय W डेंसिटी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, विच कॉन्सेंट्रेशन टेल्स अस द मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। ऐसी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिससे आपको सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास एक साथ पता लग जाता है। सोचो। हाँ जी, मोलैलिटी में कैसे पता लगता है बताना। ऐसी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास आप लोगों को एक साथ पता लग जाता है। सोचो। और मोल फ्रैक्शन से कहाँ से पता लगेगा, और थोड़ा सोचो।
वेट बाय वेट परसेंटेज। आंसर इज वेट बाय वेट परसेंटेज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 20% वेट बाय वेट इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी मास परसेंटेज गिवन होगा तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। जब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो गया तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, 20, बोलो, और सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। निकल गया। चलो जी, इसको करके थर्ड क्वेश्चन करना है। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन को। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया क्या होता है, NH2 CO NH2। ठीक है जी, मोलर मास निकाल लेते हैं लगे हाथ। 14 इंटू 2, नाइट्रोजन 2 है ना, तो 14 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 इंटू 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 60 हो गया। चलो, गिवन मास कितना है यूरिया का, यूरिया इज बेसिकली सॉल्यूट, तो मैं WB लिख देता हूं। WB इज 30 ग्राम, WA 45 ग्राम। क्लियर है। पहला क्या है, परसेंटेज W बाय W। अरे बड़ा सिंपल है तो, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले तो, WA प्लस WB। WA इज कहाँ गया WA, ये रहा 45, 30, 75 ग्राम हो गया। ठीक है, परसेंटेज W बाय W इज वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। WB इज 30 ग्राम अपॉन 75 इंटू 100। सॉल्व कर लोगे, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है तो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर की भी जरूरत पड़ेगी तो लिख लेता हूं। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ऑक्सीजन 16, 18। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सबसे पहले यूरिया का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। गिवन मास ऑफ यूरिया इज 30, सही जा रहा हूं, और ये 60, इसको हाफ लिख दूं। देखो, आपको एग्जाम के अंदर ना थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है। ऐसा नहीं है आंख बंद करो कैलकुलेशन कर ही जा रहे हो तो पेपर लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना। एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना, उसमें आपने क्या करना है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है A, करेक्ट ऑप्शन है A, बस इतना लिख के छोड़ दो, बस टाइम बचा। अगर आपको आता होगा ना, मेरे हिसाब, अगर आपको MCQ क्वेश्चन टिप्स पे आते होंगे, रटे हुए होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होंगे, तो मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट ही लगेंगे 18 क्वेश्चन करने में, अगर आता होगा अच्छे से। इससे ज़्यादा 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, और होते भी है। कभी कभार लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं बट वो होने नहीं चाहिए। ठीक है जी। टारगेट हमारा क्या लेके चलना है, 70 आउट ऑफ 70, 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है हमारा, और उसको हम अचीव करेंगे, मेहनत करेंगे उसके ऊपर। अब छुट्टी नहीं माननी, कोई भी रीज़न हो, घूमने जा रहे हो मना कर दो, ज़िंदगी बड़ी है घूमने के लिए, एक बार बन गए ना फिर ज़िंदगी। ठीक है, चलो इधर आते हैं। Na WA अपॉन Ma, ठीक है। WA कितना है, 45, Ma कितना है, 18। ये कट रहा है किस पे, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 5/2। दोनों के नंबर मोल्स आ गए। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा,
क्यों नहीं कर रहा हूँ ये पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले निकालते हैं एक्स ए। एक्स ए किसके इक्वल होता है? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एन ए इज 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस हाफ। सॉल्व करते हैं इसको, ये तो 5/2 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 6/2। 6/2 नहीं काट रहा मैं इसे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/6 5/6, इसलिए नहीं करा था मैंने डिवाइड। ठीक है, अभी एक ही पार्ट हुआ है, ये रब कर दो। हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? 1 के। और हम बाइनरी सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन ही बाइनरी सॉल्यूशन का है। एक्स से हम निकाल चुके हैं, एक्स भी मुझे चाहिए। एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 5/6 1/6। कितना सिंपल था। आंसर को किस में करना है? बॉक्स में बंद करना है। एक्स ए इज इक्वल टू 5/6, एक्स बी इज इक्वल टू 1/6। क्या बात है, आंसर कर दो बॉक्स में बंद। ठीक है जी, तो आज यहीं रोकते हैं, यहीं रोकते हैं आज। ठीक है, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो।